नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं लास्ट 2-3 साल के सबसे धुआंधार, सबसे खूंखार, सबसे जबरदस्त पीवाईक्यूज तुम लोगों को कराने वाला हूं फ्रॉम स्टार्टिंग 7 चैप्टर्स। और हर एक चैप्टर से मैंने एक सवाल उठाया, यानी कि टोटल में 7 क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखने वाला हूं। और ये वीडियो का थॉट मेरे दिमाग में कैसे आया मैं तुमको ये भी बताता हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि तुमको पता चले प्रिपरेशन करने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, मैं अपनी पीवाईक्यू की बुक को कर रहा था स्कैन, देख रहा था 2025 में जैसे भी सवाल आए हैं, कोई मेरे से छूट तो नहीं गया। क्योंकि यार जब हम 2025 के पेपर्स करवा रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास सारे सेट्स नहीं होते। तो मैं देख रहा था यार कुछ ऐसा सवाल तो नहीं है जो मेरे से छूट गया। तो जब मैं स्कैन कर रहा था क्वेश्चंस को, तो मेरे दिमाग में हिट किया कि यार इस टाइप के सवाल तो बच्चों को कराए नहीं जाते हैं, ना स्कूल में कराए जाते हैं, ना उनकी कोचिंग में कराए जाते हैं। ऐसे सवाल टीचर्स पिक भी नहीं करते हैं, जबकि ये पीवाईक्यूज हैं। तो आपको सबसे पहले तो इन सवालों को जरूर करना चाहिए। जो भी टीचर्स से पढ़ रहे हो उनको ये सवाल जरूर करवाने चाहिए। दूसरी चीज, बच्चा पीवाईक्यू बुक लेता है, लेकिन पीवाईक्यू बुक में भी हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आप जो पीवाईक्यू बुक फॉलो कर रहे हो उनमें ये सवाल शायद मिले ही ना आप लोगों को। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि इस वीडियो को सातों के सातों क्वेश्चंस को बहुत आराम से समझना और वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इन 7 सवालों को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से बना लेते हो मेरे साथ, तो इन स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स से तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में, तुम्हारे प्री बोर्ड्स में, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जैसा मर्जी सवाल आए तुम बनाने लायक बन जाओगे। तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा। एक एक करके मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूं तुम लोगों को। इसके साथ साथ बेटा प्लीज पीवाईक्यूज अच्छी बुक से ही लगाना। कोई अच्छी स्टैंडर्ड बुक ही तुम लोगों को पीवाईक्यू के लिए लेनी है, ऐसी कोई भी पीवाईक्यू की बुक नहीं ले लेना। मैं जो बुक फॉलो करता हूं या फिर रेकमेंड करता हूं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके अब सवाल करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 कैटेगरीज, बॉयज एंड गर्ल्स। और बेटा टोटल 250 पार्टिसिपेंट्स हैं। और इसमें से फाइनली क्या हुआ, 3 लड़के सिलेक्ट करे गए, ठीक है, और 2 लड़कियां सिलेक्ट करी गई। तुमको लेंथ से ही पता चल रहा है कि ये केस बेस्ड क्वेश्चन। और पता है इस केस बेस्ड क्वेश्चन की खासियत क्या है, एक ही सवाल में तुम्हारे फंक्शंस के कॉन्सेप्ट, तुम्हारे रिलेशंस के कॉन्सेप्ट सब कुछ चेक हो रहे हैं, इसलिए ये तबाही सवाल है। और बेटा यहां पर उसने फिर फाइनली ना सेट मेंशन कर दिया कि ये रे वो 3 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का सेट, B1 B2 B3 है इसमें, ये रहा मेरा जो लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं उनका सेट। अब एक रवि नाम का बालक है, प्राणी है, बालक हो या ना हो प्राणी है, ये पूछना चाहता है कि भाई मेरे को ऑल रिलेशंस बता दो फ्रॉम B to G। ये तो आसान सा सवाल है, हर बच्चा कर लेगा। तो मेरे को पता है कि यार मेरे को B to G जाना है। B में मेरे 3 एलिमेंट्स हैं, G में मेरे 2 एलिमेंट्स हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्या, 2 to the power इसका प्रोडक्ट 3 times 2 that is 6, है ना। ऐसे ही निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, और कुछ नहीं होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ही होते हैं। तो पहले का आंसर हो गया 2 to the power 6। अब यहां पे देखो, यहां से थोड़ा थोड़ा तुम्हारे कॉन्सेप्ट को वो चेक करना चालू कर रहा है कि तुमने थोड़ा सा एनसीईआरटी के बियॉन्ड पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, या फिर सिर्फ रट रट आके तुम पेपर में बैठने आ गए हो। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी, तो जिसको ये बात पता है कि स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है, उसके लिए ये सवाल आसान है। वरना ये सवाल में आप सोचते रह जाओगे बेटा, लेकिन नहीं बनेगा सवाल। तो यहां पर आपको और कुछ नहीं बेटा, जी पे आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है, तो जो ये जी के एलिमेंट्स हैं इनको खुद से ही रिलेट करके आप यहां पे रिलेशन लिख दो। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा बेटा, जीवन का जीवन के साथ कर दो, ठीक है, और G2 का G2 के साथ कर दो, बस। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखना, ऐसे रिलेशंस को आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाता है। आइडेंटिटी रिलेशन सबसे छोटा इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब आ जाओ भाई थर्ड क्वेश्चन से, मजा आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन करके। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन तो चलो कर लोगे, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में तुमको मजा आ जाएगा। चलो भाई करते हैं। रवि डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम B to B, ठीक है, एज दिस, B1 B2 B2 B1, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। राइट द मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड इन R1 so that it becomes reflexive but not symmetric।
रिफ्लेक्सिव बन जाए बट सिमेट्रिक ना बने। आराम से जगह लेके समझाता हूं बेटा। तो अपना ये रहा सेट बी जिसमें अपने पास B1 B2 B3 तीन ही थे ना बॉयज वाले में, आई थिंक सो यस। तो आपने B टू B एक रिलेशन डिफाइन किया और आपके रिलेशन में उसने दो ऑर्डर्ड पेयर्स डाल रखे हैं। एक बारी कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं अपने, B1 B2 B2 B1 B1 B2 B2 B1, ठीक है। अब उसने बोला है इसमें मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर्स ऐड करो सच दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए भाई। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि ये सारे के सारे खुद से रिलेटेड दिखने चाहिए मेरे को, तभी मैं इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल पाऊंगा। तो सबसे पहले तो मेरे को तीन यही ऐड करने पड़ेंगे, B1 B1 B2 B2 फिर B3 B3। अब बेटा ये रिफ्लेक्सिव है और ये सिमेट्रिक भी है अभी, तो अभी मेरे को यहां पे फुल स्टॉप नहीं लगाना है। मेरे को रिफ्लेक्सिव तो चाहिए लेकिन दोस्त मेरे को सिमेट्रिक नहीं चाहिए। ये चीज उसने बोली हुई है। अभी ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया लेकिन ये सिमेट्रिक भी है, तो इसको सिमेट्रिक नहीं रखना है। तो यहां पर कोई सा भी एक और बंदा डाल दो और उसका उल्टा वाला मत डालना। जैसे B1 B2 है, B2 B1 है, तो एक काम करो B2 B3 डाल दो, कुछ भी चूज करके आप डाल सकते। B2 B3 डाल दो और यहां पे खत्म कर दो उसको, बस। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो पहले पार्ट का मेरा उत्तर आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, ये और बढ़िया है। रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए दोस्त। रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, सर मेरे को सिमेट्रिक चाहिए था, तो आपने सिमेट्रिक ना करने के लिए ही वो एंड में ऐड किया था। तो मैं अगर यहां पे करके एक बारी चेक करूं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, थम्स अप, क्या ये सिमेट्रिक है, थम्स अप, तो सर मेरा आंसर यही हो जाएगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो सोचो क्या ये ट्रांजिटिव नहीं है। तुम बोलोगे सर हाँ इससे ट्रांजिटिविटी में कोई दिक्कत नहीं है और इससे भी ट्रांजिटिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, तो सर ये तो ट्रांजिटिव भी हो गया, लेकिन उसने क्लियरली लिखा है कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो मतलब मेरे को ट्रांजिटिविटी थोड़ी सी यहाँ पर वायलेट करनी पड़ेगी। तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर थोड़े से ऑर्डर्ड पेयर्स को और ऐड करता हूं। तो B1 B2 B2 B1 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 B2 B2 B3 B3 हो गया। एक काम करते हैं B1 B3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। B1 B3 ऐड करते हैं। B1 B3 जैसे ही मैंने ऐड किया, मुझे एक बात बताओ, मेरे को क्या B3 B1 ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को सिमेट्रिक तो रखना है ना। और अब देखो क्या ट्रांजिटिविटी ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही। कोई सा भी एक ट्रांजिटिविटी को ब्रेक करने वाला बंदा देख लो। तो एक काम करते हैं यार, B1 B3 है और B3 B3 है, तो B1 B3 है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद B2 B1 है और B1 B3 है, इन दोनों को देखो तो मेरे पास B2 B3 होना चाहिए। B2 B3 कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो बस ये मेरा आंसर है। तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर मैंने ऐड किया, आपका आंसर यहाँ पर अलग भी हो सकता है, लेकिन आपको बस मेक श्योर करना है कि ट्रांजिटिविटी आपको वायलेट करानी है, ब्रेक करवानी है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा चौथे वाले क्वेश्चन पे, चौथे वाले पार्ट पे। इफ द ट्रैक, अब सवाल कैसे दिया हुआ था बोर्ड एग्जाम में आपको पता ही है यार, जो थर्ड क्वेश्चन होता है, जो 2 नंबर का होता है, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन होता है। तो ये आपका थर्ड ए है, ये आपका थर्ड बी है। मैंने दोनों सवाल ले लिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। तो यहां पर उसने रिलेशंस लिया, आप देखो यहाँ पे वो फंक्शंस पूछ ले रहा है। इफ द ट्रैक ऑफ द फाइनल रेस फॉर द बाइकर B1 follows the curve this, where x is in this range and y is in this, then state whether the track represents bijective function that is 1 1 on 2 है या नहीं है। ये अपने को बेटा प्रूफ करना है। तो अपना x² = 4y ये दिख रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अब वो 1 1 on 2 हमसे चेक करवा रहा है, तो देख रहा है कि भाई हमको पता है या नहीं पता, कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग x² = 4y था ना, या y² = 4x था, एक बार चेक कर लूं। x² = 4y था, चलो भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा y। तो यहां से अगर मैं y देखूं तो y मेरा हो जाएगा x²/4। अब ध्यान रखो x तुम्हारा कहां से लेके कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 20√2 तक जा रहा है। तो तुम कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, फॉर ऑल x1 x2 belongs to this particular range
मैं क्या चेक करूंगा, f ऑफ x1 f ऑफ x2 को इक्वेट करके चेक करूंगा। यही होता है बेटा 1 1 का तरीका। तो वो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, लेकिन अब तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा कि x1 x2 मान लो कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, फॉर विच f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ओके, तो x1 स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स x2 स्क्वायर अपॉन 4। यहां से आपको दिखेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल 0। तो यहां से x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इक्वल 0। तो यहां से आपको x1 इक्वल्स x2 दिख रहा है, और x1 प्लस x2 मेरा 0 के बराबर नहीं हो सकता। बोलो हाँ या ना? हो सकता है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब दोनों 0 हो जाए। तो मतलब वहां पे तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो मेरी ओरिजिनल अजम्पशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। तो यहां से आप बोलोगे हेंस दिस फंक्शन इज डेफिनेटली 1 1। ठीक है, अब बेटा थोड़ा सा देखो y की वैल्यूज के लिए देखो अब, क्योंकि अब आपको ऑन टू पे आना है। ऑन टू का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा रेंज के बारे में सोचो, थोड़ा सा कोडोमेन के बारे में सोचो, है ना? इस तरीके से ही करते हैं। चलो भाई आ जाओ। तो यहाँ पर है अपना 0 से लेके 200। तो देखो जब तुम 20√2 डालोगे यहाँ पर x की जगह, तो तुमको क्या मिलेगा बेटा? 400/4 नहीं, 20 डालोगे तो 400 इंटू 800/4 200 ही मिलेगा तुमको। ठीक है, जो तुम्हारी यहाँ पर अपर लिमिट है y की। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है, तुम यहाँ पर अब बहुत क्लियरली बोल सकते हो, फॉर एवरी y belongs to this category, I have x belongs to this category। क्या था? 22। बस, hence the function is onto। तो आप लोगों को y इसमें हर एक के लिए प्री इमेज दिखेगी इसके अंदर, hence the function is onto। बस सवाल समाप्त। अब बढ़ते हैं बेटा सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया था। ऐसा सवाल आपको सैंपल पेपर में भी मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी मिलेगा। इस सवाल की खासियत क्या है बेटा? कि ये आपसे जल्दबाजी में गलती करवा देगा। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। Cot inverse 3x plus 5 greater than pi/4 find the range of values of x। तो बच्चा क्या करता है भाई? देखता है, बोलता है बहुत आसान सवाल है, चलो सर cot inverse 3x plus 5, और मैं pi/4 को ऐसा लिख सकता हूँ cot inverse 1। कोई नहीं रोक रहा सर मेरे को। एक काम करते हैं, फटाफट से 3x plus 5 greater than 1 कर देते हैं, और यहां से फटाफट से आंसर निकाल के क्वेश्चन खत्म कर देता है। अरे भाई तुमने यहाँ पर यहां से यहां कैसे आए? इसके पीछे सोचा थोड़ा सा तुमने? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ऐसा तब कर सकते थे जब तुम्हारा कॉट इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता, लेकिन कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है अपने डोमेन में। तो तुमको समझना पड़ेगा दोस्त, यहां पर अगर तुम कॉट इनवर्स गायब कर रहे हो तो तुमको इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहीं पर ही मेजॉरिटी बच्चों से गड़बड़ होगी, और यही चीज चेक करती है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ कितनी ज्यादा है। भाई तुमने कितना ज्यादा सोचा है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, कितनी ज्यादा वाइड क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। अब यहां से तुमको बेटा सही उत्तर मिलेगा 3x will be less than -4, so x will be less than -4/3। ठीक है दो ही लाइन का, लेकिन पक्का गड़बड़ करोगे अगर ऐसे सवाल पहले नहीं बनाओगे तो। बेटा देखो अब थर्ड और फोर्थ चैप्टर से ना बहुत ज्यादा धुआंधार सवाल नहीं आते हैं। स्टिल मैंने रीसेंट टाइप के क्वेश्चंस उठाने की कोशिश करी है, जो कि थोड़े से ट्रेंडिंग पैटर्न पे है। लास्ट 2-3 साल में बहुत नए टाइप के सवाल आए हैं बेटा, जिनको मैं ट्रेंडिंग क्वेश्चंस बोल सकता हूँ। तो उन्हीं सवालों में से मैंने तीसरे और चौथे चैप्टर से सवाल उठाए। चौथे चैप्टर का सवाल तो टिपिकल है, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे उस सवाल को करने का तरीका नहीं जानते। तीसरा सवाल देखते हैं, बहुत बेसिक लेवल का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने को। Assume x, y, z, w and p are matrices of order this and this respectively. Then the restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined are। तो बेटा py plus wy डिफाइंड होना चाहिए। तो इसके पहले सबसे पहले तो py डिफाइंड होना चाहिए।
पी वाई का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होना चाहिए। तो पी कहाँ है अपना, ये रहा, और y कहाँ है अपना, सेकंड नंबर पे 3/k। तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है, ठीक है, पी वाई डिफाइंड है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो k की वैल्यू मेरी 3 होगी यार, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और यहां से मेरे को पता चल रहा है कि पी वाई का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, p/k होगा, ध्यान रखना। सिमिलरली अगर मेरे को wy को डिफाइन कराना है तो w उठाओ बेटा n/3, और y तुम्हारा क्या है 3/k। तो यहां पर तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां पर ऑर्डर क्या मिल रहा है तुमको, wy का n/k। अब एक बात बताओ, py का ऑर्डर ये, wy का ऑर्डर ये, और ये ऐड हो रहे हैं मैट्रिसेस। ऐड होने का क्या कंडीशन होता है दोस्त, कि आपको ऑर्डर सेम चाहिए। तो क्या pk और nk बराबर नहीं होने चाहिए ऑर्डर वाइज, तो यानी कि आपका n और p सेम होना चाहिए दोस्त। ये कब होगा, यहां पे दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर है कहानी। तो अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लंबा था, तो आप लोगों को जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो अटेंशन एट पीक चाहिए। बेटा देखो यार, यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशंस, वर्ड प्रॉब्लम्स, यही सब आती हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना मुश्किल नहीं होता है यार, वो सब तुम 10th लेवल पर सीख जाते हो, तो उसमें बच्चों को दिक्कत नहीं होती है। वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत होती है तो छठे चैप्टर में होती है, चौथे में नहीं होती। लेकिन इस टाइप का सवाल अगर किसी बच्चे ने ना किया हो तो उसको जरूर करना चाहिए, क्योंकि शायद आपको नहीं पता कि ऐसे सवालों को ट्रीट कैसे करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर आप फालतू के लिए एक्स वाई जेड को सॉल्व करने की कोशिश मत करना कि सर इनको मैं कैसे लीनियर फॉर्मेट में ले आऊं। इन सवालों में क्या करना होता है, 1/x 1/y 1/z को सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। मान लो इसको u कर दिया, इसको v कर दिया, इसको w कर दिया, ठीक है, यही तरीका। और जिस बुक से मैंने सवाल उठाया है, ये अपनी चैंपियंस बुक, इसमें भाई अगर मैं दिखा, अगर एक सेकेंड, इसमें प्रॉपर इसी सवाल का ना स्टूडेंट रिस्पॉन्स डाला हुआ है। अगर मेरे को दिखता है तो मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, ये देखो, दिख रहा है तुमको इस साइड पे। तो तुमको प्रॉपरली यहाँ पे देखने को भी मिलेगा कि भाई एक्चुअली इस पर्टिकुलर सवाल को एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारी अब इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 3 इक्वेशंस लिख देते हैं। 2u + 3v + 10w इक्वल्स 4। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 4u - 6v + 5w इक्वल्स 1। और तीसरी इक्वेशन बन जाएगी 6u + 9v - 20w इक्वल्स 2, ठीक है। अब बेटा तुमको सॉल्व करना है, जैसे तुम जानते हो। तो अब तुम क्या करोगे, ax = b लिखोगे सबसे पहले तो यहाँ पर अब तुम्हारा मैट्रिक्स बनाओगे तुम, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 3 10, फिर 4 - 6 5, फिर 6 9 - 20, ठीक है। यहाँ पर अब x y z मत लिख देना, आदत के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी। u v w आएगा, वेरिएबल चेंज हो चुका है। दिस विल बी इक्वल टू 4 1 and 2, ठीक है। अब बस तुमको क्या करना होता है बेटा, यहां से तुम चेक करोगे कि इसका डिटरमिनेंट क्या है, जो कि 0 के बराबर नहीं आएगा। फिर तुम बोलोगे हेंस इट पोजेसेस अ यूनिक सॉल्यूशन। फिर अब ये सॉल्यूशन यानी कि u v w की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, a इनवर्स b। तो तुमको इसका इनवर्स निकालने के लिए इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे, ट्रांसपोज मारोगे, एडजॉइंट निकलेगा, और फिर b से मल्टीप्लाई कर देना। ये रहा तुम्हारा b, ठीक है। यहाँ पर जो तुमको कॉलम मैट्रिक्स दिख रहा है, ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हो आगे। बस मेरे को ये सिखाना था, क्योंकि बहुत बच्चे ये नहीं सीखते हैं शायद। चलो भाई, अब आ रहे हैं कैलकुलस के 3 सवालों पे, जिनमें बहुत ही तुमको मजा आने वाला है। इंटीग्रेशन का सवाल तो भाई बड़ा ही प्यारा है यार, लास्ट ही साल पूछा गया है। और जो इंटीग्रेशन का सवाल है ना दोस्त, वो अगर ऑन द स्पॉट जो लास्ट ईयर बच्चा करके आया होगा ना भाई, इतने एग्जाम प्रेशर में, और उसके बाद वो 100 आउट ऑफ 100 लेकर आया, सैल्यूट है भाई। वो सवाल ऑन द स्पॉट करना, वो भी फुल एक्यूरेसी से, आसान बात नहीं है। तो सीबीएसई इज जेन्युइनली यार इम्प्रेसिंग मी अ लॉट। अपने लेवल को धीरे धीरे वो सही लेवल पर लेके जा रही है, वरना तो यार मजाक ही हो गया था कि 40 क्वेश्चन रट लो, पास हो जाओगे एग्जाम में।
फाइंड वैल्यूज ऑफ पी एन क्यू फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज दिस, सब कुछ दिया हुआ है आपको, फंक्शन ब्रेक करके लेस देन पाई बाय 2 में ऐसा, पाई बाय 2 पे p है, ग्रेटर देन पाई बाय 2 पे ये है, और ये कॉन्टिन्यूस है एट पाई बाय 2। ये वाला सवाल आई थिंक मैंने अपने चैनल पर पहले भी करवा रखा है, पिछले साल तो करवाया था, लेकिन इस साल के बच्चों के लिए भी शायद करवा रखा है वाला सवाल, जहां पर मैंने बोला है द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अकॉर्डिंग टू मी इज दिस। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में शायद बच्चा कर लेता है, क्योंकि नया नया कॉन्सेप्ट सीख लेता है, कॉन्टिन्यूटी में लिमिट यूज हो जाती है यार, काफी अच्छी अच्छी लिमिट्स भी कभी कभी यूज हो जाती हैं। तो 11th का बेसिक अगर अच्छा है तो फिर ऐसे सवाल आसानी से बनाए जा सकते हैं, वरना थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होगी। तो भाई अगर कॉन्टिन्यूअस है ये पाई बाय 2 पे, तो मेरे को सिंपल सी बात पता है कि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट एट पाई बाय 2 शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड both of these should be equal to the value of function at pi by 2 which is nothing but p। तो चलो भाई सबसे पहले मैं अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में सोचना चालू करता हूं। एल एच एल, तो 1 माइनस साइन एक्स है और नीचे है 3 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मैं बेटा वो नहीं लिख रहा, ठीक है, कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एज एक्स अप्रोचेस पाई बाय 2 माइनस, वो सब चीजें मैं नहीं लिख रहा, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। ठीक है, मेरे को इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को इस पे फोकस करना है। 1 माइनस साइन क्यू एक्स अपॉन 3 cos स्क्वायर एक्स। बस अपने मन में इमेजिन कर लो कि यहाँ पर मैंने वो सब लिखा हुआ है, मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स देखते ही मेरे दिमाग में ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आई। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आई तो मेरे को याद आएगी सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो और कुछ नहीं होता, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको विजिबल होगा वीडियो में। और नीचे आ जाएगा आपका 3 cos स्क्वायर एक्स है, जिसको मैं 1 यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ, तो इसको मैं 1 माइनस साइन एक्स और फिर यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो पॉज करो और रिवाइंड करो, समझ आएगा, सब समझ आएगा। ठीक है, कोरिया का बच्चा भी समझ लेगा यार, युगांडा का बच्चा भी समझ लेगा, तुम्हारे सर की एक्सप्लेनेशन ऐसी है, समझ रहे हो बात को। तो अब देखो भाई 1/3 बच गया दोस्त, और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बच गया। अब तुमको x को पाई बाय 2 अप्रोच करवाना है फ्रॉम लेफ्ट। तो एक बात बताओ, ये 1 को जाएगा, ये भी 1 को जाएगा, ये भी 1 को जाएगा, तो तुम्हारा 3/2 बनेगा, बोलो हाँ ना। तो इन शॉर्ट तुम्हारा 1/2 आ रहा है। तो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, राइट हैंड लिमिट अभी निकालना है, f ऑफ पाई बाय 2 तुम्हारा p है, तो p की वैल्यू तो तुम्हारी 1/2 आ रही है, p की वैल्यू तुमको मिल गई। अब खोज है अपने को q की, जिसके लिए अपने को ये लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी, जिसमें दम है थोड़ा सा। ठीक है, तो आराम से इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पर ही मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो अब मेरी खोज है राइट हैंड लिमिट को निकालने के लिए। तो यहां पर मैंने देखा, अगेन मैं बेटा वो नहीं लिख रहा हूं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एज x अप्रोचेस पाई बाय 2 प्लस, प्लीज यहां पे इमेजिन करना कि वो घूम रहा है यहां पे। ठीक है, q 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। मैं सोचूंगा कैसे बेटा, वो समझना मेरी बात को। अब यार ऊपर 1 माइनस साइन एक्स है, नीचे पाई माइनस 2x है, और वो भी स्क्वायर है, और यहाँ पर ना थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है कि यार ना मैं साइन एक्स बाय एक्स वाली चीज यूज कर पा रहा हूँ, ना मैं कोई और स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर पा रहा हूँ। तो मतलब मेरे को कुछ ना इसमें चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ फैक्टराइजेशन से काम नहीं चलेगा, जैसे यहाँ पर चल गया था। तो यहाँ पर मैंने सोचा, अच्छा यार 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है अगर, तो मैं अगर यहाँ पर इस तरीके से कुछ सोच लूं, कैसे कि मेरे को 2 फॉर्मूलाज पता है कि सर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। तो मैंने जैसे ही नीचे वाले फॉर्मूले पे नजर डाली, मेरे को साइन स्क्वायर आते हुए दिखाई दिया, नीचे भी स्क्वायर टर्म है, तो मेरा वो साइन एक्स बाय एक्स वाला स्टैंडर्ड लिमिट यूज हो सकता है। कैच करनी पड़ेगी ये चीजें, यही खास बात है इस सवाल की। तो इसलिए मैं इस साइन एक्स को, जो ये माइनस के आगे है, इसको मैं कॉस में ले जाऊंगा, ताकि मैं 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा सकूं। अब साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए तो बच्चा जानता है कैसे करना है। सर पाई बाय 2 वाला कन्वर्जन लगा दो, लगा दिया भाई तुम्हारे बोलने पे।
जो तुम बोलो और मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है? ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। अपन ने इसको कर दिया भाई, और सैंपल पेपर भी आ गया है। आई होप तुम सबने सैंपल पेपर देख लिया हो भाई, और सैंपल पेपर देख के तुमको लेवल का आइडिया भी लग गया होगा कि कैसा लेवल रहने वाला है। तो इसलिए मैं तो तुमको यही बोलूंगा दोस्त कि जितना जल्दी हो सके ना अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और बढ़िया सी सैंपल पेपर की बुक ले लो। सैंपल पेपर की बुक्स भी ऑलरेडी मार्केट में आ गई हैं। मैं जो तुमको रेकमेंड कर रहा हूं, तुमको 15 सैंपल पेपर मिनिमम करने हैं। मेरी प्रॉब्लम बस ये है, सैंपल पेपर्स की बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स में ना 10-10 सैंपल पेपर है। मुझे लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए बच्चे को एटलीस्ट 15-15 सैंपल पेपर जरूर लगाने चाहिए। तो मैं तुम लोगों को बेटा जो बुक रेकमेंड कर रहा हूं वो है स्कोर मोड। ठीक है, मैंने पिछले साल भी यही बुक रेकमेंड करी थी बच्चों को, और उनको अच्छे सैंपल पेपर्स करने को मिले थे और उनकी तैयारी और बूस्ट हुई थी। तुम भी इस बुक से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। ऑलरेडी बेटा ये अवेलेबल है Amazon पे, तुमको मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो, लेकिन इसके लिए ध्यान रखो यार, सिलेबस जितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो करो यार, और जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना फिर तुम लोग रिवीजन, प्रैक्टिस और अच्छे लेवल पर कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमको क्या करना है, अब हमको अप्लाई करना है 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है सर? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पर क्यू है, एक 2 बाहर ले लो, ठीक है, और फिर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन स्क्वायर थीटा क्या है मेरा यहाँ पे? पाई बाय 2 माइनस एक्स है। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस एक्स बटा 2। तो एक काम करता हूं, इसको मैं सीधा सीधा ऐसे लिख देता हूं, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ऊपर मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय को कर दिया, जहां पे थीटा मेरा पाई बाय 2 माइनस एक्स था, और नीचे आ जाएगा पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा जादू देखना, ठीक है, मेरे को साइन के आगे जो है वही नीचे बनाना है, तभी मेरी ये स्टैंडर्ड लिमिट लगती है। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है? साइन एक्स बाय एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0। ये स्टैंडर्ड लिमिट मेरी 1 के बराबर होती है, यही मेरे को यहाँ पे यूज करनी है। तो साइन के आगे देखो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है, मेरे को यही बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? 2q अलग अलग कर दिया, ठीक है, साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ऊपर साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, एक और साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इमेजिन कर लो। ठीक है, और नीचे अब तुमको पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ही चाहिए। कैसे बनाओगे? ये स्क्वायर है, सबसे पहले तो इसको अपन लोग ऐसे कर देते हैं, पाई बाय 4 पाई माइनस 2x पाई माइनस 2x। अब देखो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक काम कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले में करूंगा तो दूसरे में अपने आप समझ जाना। मैंने क्या किया बेटा, यहां पर 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 से डिवाइड किया तो यहां पर आया 4, यहां पर भी आया 4, तो ये वाली चीज, सेकंड वाली चीज बन गई अपने आप ही x बाय 2। ठीक है, समझते चले जाना। अब सर 4 ऐसे ही कहीं से भी डिवाइड कर दोगे क्या? फ्री में मिल रहा है क्या? तो मैं बोलूंगा ठीक है, तुमको यही दिक्कत है ना, x बाय 2 हुआ यहाँ पे, तुमको यही दिक्कत है ना मुझसे, तो मैं एक 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो तुम बोलोगे अच्छा सर दूसरा वाला ब्रैकेट था उसको भी ऐसे ही लिखना है, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो एक काम करो, 4 से नहीं, अब यहां पर 16 लिखो सर, यहां पर 4 इंटू 4 16। ठीक है, 16 का तुमने यूज किया है क्योंकि 4 और 4 से दोनों वाले को तुमने डिवाइड कर दिया। अब देखो 2q बाय 16, q बाय 8 बाहर ले जाओ, और अंदर तुम्हारे क्या बचा? साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 होल स्क्वायर अपॉन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 होल स्क्वायर। अब जब लिमिट लगाओगे इस पे, तुम x को तुम पाई बाय 2 अप्रोच करवाओगे तो देखो ये भी 0 जा रहा है, ये भी 0 जा रहा है, तो ये तुम्हारा 1 की तरफ जाएगा। तो तुम्हारी राइट हैंड लिमिट आ गई दोस्त q बाय 8 के बराबर। तो p हो गया तुम्हारा 1 बाय 2, और q की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी? 8 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 8 डिवाइडेड बाय नॉट 1 बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4। था ना मजेदार सवाल?
ऐसे सवाल ना कराने में भी मजा आता है मेरे को तो यार, कि मेरे को पता है कि बच्चे बार बार ही सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, तो उनका अपने आप ही थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। आ जाते हैं बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स चैप्टर के सिक्स्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, 2025 का सवाल है। और ये सवाल मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि यार ऐसे सवाल ना मतलब मेरे को तो बहुत पसंद है, और बच्चों को इस सवाल में अपना जो रेट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज करने को मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करने को मिलेगा, और इसमें बेटा डिफरेंशिएशन भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी खासी चीजें, अच्छी खासी पेशेंस आप लोगों की चेक करेगा। तो सवाल क्या कह रहा है, आराम से पढ़ते हैं यार, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, मेरे को 30 मिनट्स के अराउंड की वीडियो करनी थी। अ लैडर, और पिछली वीडियो स्ट्रैटेजी की डाली थी, टाइम टेबल बताया था, उस पर तुम्हारा मस्त रिस्पॉन्स आता है। इस कंटेंट वीडियो पे मेरे को उससे ज्यादा अच्छा एंगेजमेंट और रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। A ladder of fixed length h, तुम बोलोगे सर धमकाते क्या रहते हो बेटा, गुंडा हूं मैं। ठीक है, A ladder of fixed length h is to be placed along the wall such that it is free to move along the height of the wall। ठीक है, लैडर की जो लेंथ है वो h दी हुई है। Based upon the above information, answer the following questions. Express the distance y between the wall and the foot of the ladder in terms of h and height x on the wall at a certain distance at a certain instant। बेटा इस तरीके से कोई तुम्हारी सिचुएशन है, ये तुम्हारा ग्राउंड है और ये तुम्हारा वर्टिकल वॉल है, और ये तुम्हारी लैडर है जिसकी लेंथ है h, और ये बेटा तुम्हारे वॉल से कितनी दूर खड़ी है, यहाँ पर है ये y डिस्टेंस, और इसकी हाइट क्या दी हुई है, तुमको दी हुई है इन टर्म्स ऑफ h एंड हाइट x ऑन द वॉल, ये बेटा x दिया हुआ है तुमको। ठीक है, अब क्या बोला गया है, तो तुमको बेटा ये डिस्टेंस को करना है, या तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो फटाफट से। तो यहाँ पे इनके आपस में रिलेशन के लिए तुमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, ऑल्सो राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h and x फॉर द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, हाफ टाइम्स बेस इज y टाइम्स हाइट इज x। अब तुमको क्या करना है, ऑल्सो राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h and x। तो बेटा x इन्वॉल्व है, y को हटा के h डालना है। ध्यान रखना, अगर सिर्फ ये लिख दोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें ही इस सवाल को खास बनाती है। पढ़ो सवाल को, राइट एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया इन टर्म्स ऑफ h एंड x। x दिख रहा है, y दिख रहा है, y को बोलो टाटा बाय बाय। तो y तुम लोगों को यहां से रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा h स्क्वायर, x लिख देते हैं पहले, h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये तुम्हारी एरिया की एक्सप्रेशन हो गई दोस्त। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द एरिया a with respect to the height on the wall x and find its critical point। तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू द हाइट, तो मेरे को dA बाय dx निकालना है। ठीक है, और फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं अकॉर्डिंगली। चलो भाई, तो dA बाय dx करते हैं। यहाँ पे uv फॉर्मूला लगेगा, हाफ को बोलो तू बाहर जा। ठीक है, अब आराम से पेशेंटली, कोई जल्दबाजी नहीं है, x को बोला रुक जा और इसको कर दो डिफरेंशिएट। तो ये x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा, तो मेरा 1/2 आगे आ जाएगा। फिर h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, तो इसको मैं ले जाता हूं डिनोमिनेटर में ऐसे। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा बेटा, चेन रूल लगाओगे तो -2x। क्लियर, प्लस अब इसको छोड़ दो बेटा, है ना, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दो और x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा। चलो बस इसको फटाफट से सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ, और ये 2 से 2 गया। ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, मैंने कहीं गलती तो नहीं करी कैलकुलेशन में। चलो देखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा दोस्त, तो यहां पर मेरा हाफ आएगा, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट न्यूमरेटर से निकाल लोगे तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया यार, बहुत इजीली आ गया। एक्स की वैल्यू आ जाएगी एच बाय रूट टू। ठीक है, माइनस एच बाय रूट टू मत ले लेना, लेंथ की बात हो रही है, नेगेटिव में नहीं जाओगे। तो एक्स की वैल्यू आ गई एच बाय रूट टू। शो दैट द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज मैक्सिमम एट क्रिटिकल पॉइंट। यही है बेटा। अब तुमने जो ये किया है ना, ये कहाँ गया, हाँ ये, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा नहीं और सिंप्लीफाई करके इसको, दोस्त अब तुम इसको डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू डालना है एक्स की और दिखाना कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, लेस देन जीरो वाला केस दिखाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। अब ये मैं तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ भाई, यहाँ से और कैलकुलेशन में तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका और वाला पार्ट भी तुम लोगों को करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना बेटा, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करके इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तुमको एस्टैब्लिश करना है और बोलना है कि यस दिस एट दिस पॉइंट माय एरिया विल बी मैक्सिमाइज्ड। इसने मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए नहीं बोला है, तो सिर्फ ये एस्टैब्लिश करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। उसके बाद और वाला सवाल क्या कह रहा है, और वाला सवाल भी बेटा काफी ज्यादा अच्छा सवाल है और रेट पे बेस्ड ये सवाल है। ठीक है, तो आराम से करेंगे। इफ द फुट ऑफ द लैडर हुज लेंथ इज 5 मीटर, तो मेरा सबसे पहले सिचुएशन कुछ ऐसा था। ठीक है, हाँ, इफ द फुट ऑफ द लैडर हुज लेंथ इज 5 मीटर is being pulled towards the wall such that the rate of decrease of the distance y is 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला जो एंड है ना, वो ऐसे वर्टिकल वॉल की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। Then at what rate is the height, तो ये बेटा ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंड, तो ये कितनी रेट से ऊपर जा रहा होगा यही बताना है। When the foot of the ladder is 3 मीटर away from the wall। तो अगर ये 3 है, ये 5 है, ये तो हमेशा ही 5 रहेगा, ये 3 पे आएगा तो ये 4 पे आके होगा खड़ा। अब बेटा मेरे को रेट से मतलब है, तो रेट के लिए मेरे को सबसे पहले तो इनमें एक रिलेशनशिप चाहिए जो मेरे को पाइथागोरस थ्योरम से मिलता ही है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, और मेरा क्या क्या था बेटा, ये मेरा y था ना, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये h था ना, हाँ, इक्वल्स एच स्क्वायर। h तो मेरा कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो उससे मेरे को दिक्कत नहीं है। अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं इसको। अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो जाएगा 2y टाइम्स dy बाय dt प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 2x टाइम्स dx बाय dt इक्वल्स, ये तो बेटा कांस्टेंट ही है टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब dx बाय dt क्या रखोगे, dx बाय dt तुम 2 मीटर पर सेकंड रखोगे या फिर -2 मीटर पर सेकंड रखोगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर y क्या रखना है तुमको, y हो जाएगा 4, तो ये 2 गुना 4 8 dy बाय dt इक्वल्स प्लस यहां पर बेटा x की जगह रख दो 3, तो ये हो जाएगा, या फिर राइट साइड में ले जाओ, ये हो जाएगा -6 टाइम्स dx बाय dt। बेटा ये वाला डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से तुमको मिलेगा ये 12/8 पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, तो ये वाला इंक्रीज करेगा ना, रेट इंक्रीजिंग होगा इसका। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, 3/2 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हारा y इस रेट से बढ़ रहा होगा। ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। अच्छा सवाल है बेटा, हर पार्ट में ना जान लग रही है पूरी पूरी, इसलिए ये सवाल तबाही हैं, लाजवाब हैं। ऐसे सवालों की करेक्शन आपको पूरे YouTube पे कोई उठाता हुआ नहीं दिखाई देगा। बहुत प्राउड से बोलता हूँ ये, क्योंकि उतनी मेहनत कर रहा हूँ, और ये सवाल तुम्हारे लिए देखने बहुत जरूरी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अच्छी PYQ बुक लगाना,
सैंपल पेपर जब भी लेने का मन बने, आज, 15 दिन बाद, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद, तुम लोगों को अच्छे खासे सबसे पहले तो 15 सैंपल पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के करने हैं, और उसके साथ साथ अच्छे सैंपल पेपर्स करने हैं, क्वालिटी वाले सैंपल पेपर्स करने हैं। ऐसे सैंपल पेपर कर दिए ना जिसमें आसान आसान सवाल हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो एकदम टॉप रूफ पे चला जाएगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस सही नहीं है, क्योंकि तुमने आसान आसान सवाल करके एक फेक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया है। तुमको एज पर एग्जाम लेवल, एज पर ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, एज पर 2024-25 में जैसे सवाल आए हैं उसके हिसाब से लगाने पड़ेंगे। और मैंने तुमको बता दिया है, अगर तुमको मेरी चॉइस से पीवाई की बुक या सैंपल पेपर की बुक लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं। 2025 का सवाल है भाई, मतलब चुम्मेश्वरी सवाल है, ठीक है, जबरदस्त सवाल है, मजेदार सवाल है। तुम लोगों को अपने आप ही समझ आएगा कि इस सवाल में कितनी गलती करने के चांसेस हैं एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी एग्जाम प्रेशर के अंदर। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो रही है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे तुमको ना क्वेश्चन को एनालाइज करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन काम करेगा, कौन सा, x = a tan square थीटा। ये सब चीजें तुमको पढ़ाई जाती है, ठीक है। इंटीग्रेशन का अगर तुमने मेरा वन शॉट देखा तो मैंने तुमको ये सब चीजें बताई हैं कि कहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगता है, वन शॉट देखा है। तो यहाँ पर बेटा तुम्हारा इंटीग्रल कैसा दिखेगा, साइन इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा x की जगह a tan square थीटा रूट के अंदर, और नीचे आ जाएगा बेटा a प्लस a tan square थीटा। तो a मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर मेरे पास 1 प्लस tan square थीटा बचेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए a यहीं पर ही काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा रूट के अंदर आ गया tan square थीटा अपॉन 1 प्लस tan square थीटा, और यहाँ पर आ गया, और ध्यान रखना ये एंगल है, और यहाँ पे dx की जगह क्या रख दोगे बेटा, तो dx हो जाएगा तुम्हारा a, फिर ये हो जाएगा 2 tan थीटा, और फिर sec square थीटा d थीटा। तो dx की जगह बेटा तुमको ये रखना पड़ेगा, देख रहे हो, 2 tan थीटा, फिर sec square थीटा d थीटा। अब कुछ बच्चे तो क्या करेंगे गलतफहमी में, यहाँ पे tan थीटा और ये आपका sec थीटा हो जाएगा, रूट के बाहर निकालोगे और यहीं पर ही काटना चालू कर दोगे। बेटा ध्यान रखो, ये साइन इनवर्स के अंदर का एंगल है, इसको आप ऐसे काट मत देना इसके साथ। बहुत बच्चों से तो यही गड़बड़ हो गई, इसलिए उनको दोबारा रिपीट करना पड़ा क्वेश्चन। तो आप लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स के अंदर एंगल क्या बन रहा है, ठीक है। साइन इनवर्स के अंदर ये क्या बन रहा है, तो साइन इनवर्स के अंदर बनेगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, नीचे sec स्क्वायर थीटा तो 1 अपॉन cos स्क्वायर। तो ये sin स्क्वायर थीटा बनेगा रूट के अंदर, तो जो रूट के बाहर निकल के sin थीटा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको a, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ बेटा, इस 2a को मैं सीधा बाहर ले जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा तुम्हारे पास tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अब साइन वर्सेस साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो इसको मैं 2a, यहाँ पे थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब भी यहाँ पर भी बहुत से बच्चों को स्ट्राइक नहीं करेगा कि सर अब आगे क्या करें। बेटा यहाँ पर तुमको थीटा को एज x समझना पड़ेगा, है ना, कि एज x थोड़ा सा इमेजिन करो, और यहाँ पर तुमको दिखेगा कि सर मेरे को आइलेट लगाना है, बाय पार्ट्स लगाना है। तो ये एक तरीके से तुम्हारा एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो तुम इसको फर्स्ट फंक्शन ले लोगे, इसको तुम सेकंड फंक्शन ले लोगे, और अब ये सवाल सॉल्व हो जाएगा बड़े प्यार से। अब यहाँ पर बहुत नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इसको तुम बड़े प्यार से एंड स्टेप तक ले जाओगे, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर इस सेशन को एंड करते हैं। मजा आया मेरे को ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, आई होप आप लोगों को देखते हुए मजा आया होगा। अगर आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगी है ये क्वेश्चंस चूज करने में, क्योंकि मैं कंफ्यूज था। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के मेरे को 4-5 पीवाईक्यूज बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें से एक चूज करना। मेरे को 3rd और 4th चैप्टर में आपको कुछ अच्छे लेवल के सवाल करवाने थे, मैंने स्कैन किया प्रॉपर, मेरा गया है टाइम यार। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना फॉर मोर सच वीडियोस। और मैं चाहता हूँ यार आप मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस ना देखो, आप मेरी कंटेंट वीडियोस देखो, मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ नाउ, दिस इज गगन मक्कड़। जय हिंद।